ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, सो क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास में? अपन पढ़ रहे थे क्यू यूजिंग लिंक्ड टू लिस्ट। यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो उसका कोड देख लिया था अपन ने? हाँ हाँ सर। चलो एक बार कोड अपन ऐसा करते हैं, उसको वापस से देख लेते हैं। हाँ क्यों सर, सी प्लस प्लस का कोड थोड़ी देखा था अपन ने? वो C++ का ही था जो आप भेजे थे। नहीं, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट सी प्लस प्लस चेक किया था क्या अपन ने? मतलब आपने डिस्कस सी नहीं, किया? प्लस प्लस वाला ही करवाया था क्लास में। कंपाइलर पे नहीं करे सर। अच्छा, सर इसमें अपन को वो भी करेंगे क्या, अपन सर्कुलर वाला भी? इसमें सर्कुलर हो तो गया है ये। नहीं, यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। यूजिंग लिंक लिस्ट में सर्कुलर की जरूरत पड़ेगी क्या? सर अगर वो पूछ ले तो, वैसे मेरे को पूछे तो मैं तो, अगर कुछ ना पूछे तो मैं तो ये वाला ही बता के आऊँ उसको। नहीं नहीं पर नहीं अगर नहीं। पूछ ले तो चलो देखते हैं अपन, एक बार इसको डिस्कस करते हैं, फिर अपन देख लेंगे वो भी, ठीक है? ओके। ठीक है, तो ये है क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट और सी प्लस प्लस का कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को एक नोड बनाना है, क्योंकि लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर डेटा और नोड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपन ने एक क्लास बनाई क्यू। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, प्राइवेट और पब्लिक दो चीज़ें होगी। प्राइवेट के अंदर वेरिएबल्स के नाम रख रहे हैं अपन, फ्रंट और रेयर। पब्लिक के अंदर जो जो भी फंक्शंस रिक्वायर्ड है वो सारे लिख लेते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस सर रिक्वायर्ड अपन होंगे जो अपन ये को? जो नोड वाली डेफिनेशन है उसको यहाँ पे क्यों नहीं दे सकते हैं क्यू वाली कहाँ? क्लास में? हाँ, क्यू वाली क्लास में। इसके अंदर देना चाहते हो? हाँ। तो फिर तुम्हें एक्सेस करने के लिए क्यू के अंदर तुम्हें नोड को एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा तुम्हें एक्सेस करने के लिए यहाँ पे। अब अच्छा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पब्लिक ही बना दिया। मतलब अब इसको कहीं से भी तुम एक्सेस कर सकते हो, नोड और उसके नेक्स्ट को, डेटा और नेक्स्ट को। पब्लिक का मतलब क्या होता है, अपन क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर तुम इस क्लास को एक और क्लास के अंदर लिख दोगे तो तुम्हें पहले पेरेंट क्लास को यूज़ करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास को हाँ एक्सेस करने के लिए। समझ गए। ठीक है, तो हाँ, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर क्या क्या मेथड्स अपन को चाहिए होंगे? इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट वाले को, 16 लाइन वाले को? कंस्ट्रक्टर। और फिर डिस्ट्रक्टर, एन फिर क्यू डी एनक्यू क्यू इज एम टी और वाइड डिस्प्ले। ठीक है, इस फुल का कॉन्सेप्ट जनरली होता नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा अपना, कंस्ट्रक्टर बनाना। तो कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, फ्रंट और रेयर को कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन? नल पॉइंटर से। नल पॉइंटर से। ठीक है, और उसके बाद क्या कोड लिख रखा है अपन ने, एन क्यू का। एन क्यू के अंदर सबसे पहले क्या कर रहे थे अपन? सबसे पहले अपन चेक कर रहे थे कि मेमोरी फुल तो नहीं है, उसको चेक ठीक, करने के लिए अपन नोड बना रहे थे। ठीक है, और अगर नोड बन गया तो क्या करना है सबसे पहले? नोड बन गया तो सबसे पहले जो नया नोड बनाया उसमें डेटा डालना है। ठीक है, तो ये फिर टी ऑफ डेटा इज इक्वल टू एक्स लिख दिया अपन ने। फिर चेक कर रहे हैं कि मतलब अपनी लिंक लिस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं क्या अपन, इसका मतलब कि फ्रंट अगर नल पॉइंटर पे है तो दोनों को, फ्रंट और रेयर को, उस नोड पे लेके आना है। हाँ, और अगर फ्रंट पॉइंटर नहीं हुआ तो, मतलब स्टार्ट नहीं कर रहे तो सीधा रेयर के नेक्स्ट में नोड को वो कर देंगे कनेक्ट। रेयर के नेक्स्ट में क्या कर देंगे, टी को डाल देंगे, और रेयर किसके इक्वल हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कोड है सी प्लस प्लस का एकदम। हम्म। उसके बाद कौन सा फंक्शन आता है? डी क्यू। डी क्यू के अंदर क्या कर रहे थे अपन? पहले चेक कर रहे थे कि मतलब एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, और फिर फिर डी क्यू किससे होता है, फ्रंट रेयर पॉइंटर फ्रंट से होगा या रेयर से होगा? फ्रंट से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक नया पॉइंटर ले लिया पी, जो किसके हम्म। इक्वल होगा, फ्रंट के इक्वल होगा। फ्रंट। फिर फ्रंट को एक कदम आगे बढ़ा दिया, उसकी वैल्यू निकाल ली और पी को डिलीट कर दिया। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है कोड में? हाँ सर।
पक्का हाँ, अच्छे से? हाँ उसके बाद क्या फंक्शन आता है? एम्प्टी। एम्प्टी की क्या कंडीशन होगी? फ्रंट या फिर रेयर दोनों नल पे है। सिर्फ फ्रंट को ही चेक कर लो, रेयर को चेक करने की जरूरत है क्या? एक को चेक कर सकते हैं, किसी को भी, रेयर को भी एक कर सकते हैं। फ्रंट रेयर को हाँ मतलब कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर में क्या करना होगा? यहाँ पे स्पेशल क्या है डिस्ट्रक्टर में? पूरा ट्रैवर्स करके डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, तो डिस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लगेगा? को वो फैन ओके। उसके बाद क्या फंक्शन है अपना? डिस्प्ले। डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर क्या करना पड़ेगा? ट्रैवर्स करके डिस्प्ले करना पड़ेगा। हाँ जैसे लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करते वैसे ही करना पड़ेगा? हाँ। कोई डिफरेंस है क्यू और वो सर ये इसमें ये फ्लश वाला फ्लश क्या आ हो गया? गया है। अरे जिस मतलब ये सी प्लस प्लस में क्या होता है फ्लश, ये पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ वो सही क्या है, ये पहली बार देखा है सर ये। चलो प्रिंट करके देखते हैं अपन। वही डिज़ाइन प्रिंट इसमें कर वो देगा, और एरो, कुछ नहीं है। हाँ वो एरो प्रिंट होता है। हाँ, और कुछ नहीं होगा मतलब। बाकी तो तुम सर ये सर्च फ्लश कर। का क्या मतलब है? एंडल हो सकता है ना यहाँ पे तो फ्लश। ये तो मतलब ऐसा हो जाएगा, एंडल हर को एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। हाँ और एंडल से को एंड और लाइन हो इसको जाएगा ना, एंडल का मतलब तो ये और होगा इससे ना। क्या होगा? फ्लश से क्या होगा? स्पेस देने के लिए काम आता होगा शायद, मतलब एक मेरे को बार आइडिया करके नहीं। दिखाओ। आई थिंक मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि स्पेस देने के लिए काम में आता है। तो सर स्पेस तो अपन वैसे भी दे सकते हैं ना। वैसे भी दे दो। रुको एक सेकंड, अगर इसका कुछ और मतलब हुआ तो मैं देख लेता हूँ एक बार। मतलब मैंने भी इसको इतना गौर नहीं किया था। चलो इसका एग्जांपल मैं थोड़ी देर में अभी बताता हूँ, ठीक है तुम्हें? थोड़ा सा नेट पे देख के मैं बताऊँगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है ये? तो देखो हाँ। मेन फंक्शन में उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले क्या किया है, एरे के सारे एलिमेंट को क्यू में डाल दिया। फिर डिस्प्ले फंक्शन चला दिया, फिर सारे के सारे एलिमेंट को डी क्यू कर दिया। और फिर अगर लास्ट एलिमेंट को एक को और डी क्यू करे, तो इस कोड को चला के दिखाऊंगे या समझ गए? समझ गए। चलाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। पक्का? हाँ ठीक है, आगे बढ़े फिर। हाँ। ठीक है, क्वेश्चंस करे थे क्यू के ट्राई? नहीं सर स्टेक के करे थे। टैग के किए थे सर कल क्यों थोड़ी ना, अरे स्टेक के तो दोगे कल क्वेश्चन। अच्छा कल टेस्ट है, नाइस। भूल गया था मैं तो। स्टैक और लिंक लिस्ट दोनों का टेस्ट है ना? हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो कहाँ पे थे अपन? अपन ने क्यू को ख़त्म कर दिया एक तरीके से। अब देखो, दिक्कत दिक्कत विक्कत तो कुछ है नहीं। देखो क्यू के अंदर रूल क्या था पहले तो ये बताओ। फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दो पॉइंटर ले रहे थे अपन, रेयर और फ्रंट, है ना? तो जैसे डबल लिंक लिस्ट होता है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक डबल क्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ डबल लिंक लिस्ट में क्या हो रहा था? सर उसमें अपन आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, क्यू का मेन कॉन्सेप्ट तो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू Yes. के अंदर दो पॉइंटर होते हैं, फ्रंट और रेयर, ठीक है? और अगर इंसर्ट करना हो तो कौन सा पॉइंटर यूज होगा? नहीं रेयर। हाँ रेयर रेयर। रेयर। हाँ, और डिलीट करना होगा तो फ्रंट। फ्रंट। फ्रंट वाला यूज होगा। हाँ सर। ये डायग्राम है। हाँ अब देखो, जैसे डबल लिंक लिस्ट के अंदर अपन आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते थे। तो डी क्यू मतलब डबल एंडेड क्यू के अंदर क्या करेंगे अपन? दूसरी जो क्यू काम- है क्या ये? हैं? दूसरे टाइप की क्यू है क्या ये? मतलब वही। क्यू तो सेम ही होती है, अपन रूल्स लगा देंगे उसमें। अपन ने क्यू में क्या रूल लगाया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वहां पे अपन ने ये रूल लगा दिया था कि फ्रंट से हमेशा डिलीट करेंगे और रेयर से हमेशा इंसर्ट करेंगे।
डबल एंडेड क्यू में अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि देखो दोनों तुम साइड से इंसर्ट भी कर सकते हो और दोनों पॉइंटर से डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट होता है। तुम्हारा जो मन करे वो कर लो। डबल एंडेड क्यू में अपन ने ये बोला था, मतलब डबल एंडेड क्यू का मतलब यही होता है कि तुम्हारा मन हो, जैसे तुम्हारे पास अभी 4 एलिमेंट है, ठीक है, फ्रंट पॉइंटर सपोज यहाँ पे है, रेयर यहाँ पे है, इंसर्ट करना होगा तो क्या करो, इसको आगे बढ़ाओ और इंसर्ट कर दो। डिलीट करना होगा तो अपन फ्रंट को डिलीट करते हैं, तुम यहाँ क्या कर सकते हो, रेयर को एक कदम पीछे ले आओ, ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, हो सकता है ना, कोई दिक्कत हाँ। थोड़ी ना है। और टाइम कितना लगेगा डिलीट करने में, अगर अपने और पास रेयर पॉइंटर है तो 1 1 ही लगेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी अपन है। अगर फ्रंट से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, सब में ऑफ 1 ही लगेगा, इसमें तो डिलीट हाँ। करो इंसर्ट करो। हाँ, हाँ। और अगर फ्रंट में इंसर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, कोई हो यहाँ पे गई। एलिमेंट इंसर्ट कर दो, जैसे 9 इंसर्ट कर दो और इसको F को पीछे ले जाओ। तो डबल एंडेड क्यू का कोड लिख सकते हो तुम, और सर अगर बीच में करना हो तो सर पीछे ले जाएंगे, पीछे कहाँ लेके जाएंगे उसको? तो अब जगह ही नहीं है तो तुम कंडीशन लगा दोगे ना फिर तो, हाँ। फ्रंट इक्वल टू -1 तुम बोल दोगे नो स्पेस इन द फ्रंट, स्पेस होगा तो कर सकते हैं। स्पेस होगा तो कर दोगे। हाँ। तो क्या डबल एंडेड क्यू का कोड लिख सकते हो तुम, कौन कौन सा कोड लिखना है तुम्हें, इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, इंसर्ट फ्रॉम रेयर और डिलीट फ्रॉम फ्रंट डिलीट फ्रॉम और डिलीट फ्रॉम रेयर, के चारों कोड लिख सकते हो। सॉरी, कोशिश कर सकते हैं सर। कोशिश हाँ। नहीं, ये तो हो ही जाएगा ना, मतलब देखो फ्रंट से डिलीट करना है, अगर फ्रंट अपना यहाँ पे है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो अगर नॉर्मल वाला ही हो गया। हाँ। फ्रंट इज ग्रेटर देन 0 है तो अपन क्या करेंगे, फ्रंट को माइनस माइनस कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। अपन उसको माइनस फिजिकली तो डिलीट करते ही नहीं है, माइनस करेंगे प्लस करेंगे अपन। प्लस अगर प्लस डिलीट करना है तो प्लस करेंगे, हाँ। इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, सर अगर स्पेस होगा तो अपन माइनस माइनस Insert कर सर देंगे। स्पेस होना चाहिए ना। हाँ 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 तो हाँ, सर वो वो स्पेस कंडीशन लगा देना, तो सर स्पेस की कंडीशन बताओ। स्पेस f की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अच्छा। हाँ। ठीक है, डिलीट भी कर दोगे, मतलब अगर रेयर यहाँ पे है तुम्हें डिलीट करना है तो तुम क्या करोगे, रेयर को क्या करोगे, एक स्टेप माइनस माइनस। माइनस। पीछे मूव कर दोगे, हाँ। ठीक है, और नहीं तो क्या करोगे तुम, इंसर्ट करना है तो रेयर को एक स्टेप आगे मूव कर दोगे, तो तुम जनरली जो करते हो वही हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। ओके, तो इसका कोड लिख लोगे डबल एंडेड क्यू का, हाँ ये सर। स्टूडेंट एक्सरसाइज है, तुम्हें करनी है, ओके। हाँ सर। चलो अब अपन क्या करते हैं, थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, अपन क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू लगा देते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू में अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास दो ऑप्शन है, इंसर्ट का और डिलीट का, और यहाँ पे अपने पास दो पॉइंटर है, फ्रंट और रेयर। तो अपन क्या करते हैं, फ्रंट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। फ्रंट क्या काम करता है जनरली, डिलीट करने का। तो फ्रंट को डिलीट करने दो और रेयर से सारे काम करवा लो। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रंट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू, ठीक है। मतलब फ्रंट तो वही कर रहा है जो नॉर्मली वो करता है। हाँ, करना वही काम है, बस अपन अपनी तरफ से कंडीशंस लगा देंगे कि भाई अगर कोई बोल दे कि तुम फ्रंट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू क्या होता है समझाओ, कैसे होता है, थोड़ा बहुत समझा देना तुम। अगर मैंने बोला कि
फ्रंट को तुम इनपुट वाला भी रेस्ट्रिक्टेड बोल सकते हो, क्योंकि फ्रंट किस काम में आता है, इंसर्ट के, और इंसर्ट सिर्फ एक ही जगह से होगा, इंसर्ट सिर्फ, सर फ्रंट इंसर्ट के कहाँ काम आता है, डिलीट के काम आता है। देखो काम आता है। तो मैंने क्या बोला, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, दो नाम हाँ। दे रहा हूँ इसको। एक तो हो गया फ्रंट रेस्ट्रिक्टेड, मतलब फ्रंट का जो काम है वही करने दो फ्रंट को। हाँ एक अगर तुम्हें कोई बोल दे इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यों, मतलब इनपुट कहाँ से होता है, रेयर पैर से। तो उसको अपना काम करने दो, डिलीट तुम किसी से भी करवा लो। तो तुमसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं। क्या इन वापस बोला सर, मैं तो कंफ्यूज हो गई। देखो तुमसे वो बोल सकता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यों, मतलब इनपुट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इनपुट किससे करते हैं अभी, रेयर से। तो इनपुट सिर्फ रेड से ही करना है। अच्छा, और डिलीट ठीक है। कैसे किसी भी हो सकता है। अगर मैंने बोला आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शंस किस पे लगे हैं, नहीं फ्रंट पे। मतलब डिलीट करने के कौन सा काम आता है, डिलीट पे लगा है। फ्रंट। तो फ्रंट से क्या करना है, सिर्फ रेयर से डिलीट अलाउड नहीं है, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे भले दोनों से करवा लो तुम काम, मतलब ये सिर्फ समझा रहा हूँ, कोड नहीं लिखना है इनका तुम्हें। अगर किसी दिन तुमसे ऐसा भारी शब्द किसी ने यूज कर लिया तो तुम बताने लायक बचो, इसलिए बता रहा हूँ। कोड तो तुम लिख दोगे, कोड लिख दोगे या नहीं लिखोगे, पता नहीं। पता नहीं क्या है, मतलब इसमें तो देखो वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, और किस्मत सर इसमें ज़्यादा क्या ही है, खराब हो जाए। जो डबल एंडेड क्यू है ना, उनमें से एक एक चीज हट जाएगी बस। मतलब ऐसे याद मत करो, उसको बोल दो कि डबल एंडेड क्यू में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं कोड लिख दूंगी। उसने फिर तुम्हें उसको- डायग्राम बना के बता दिया तो तुम कोड लिख सकते हो क्या, हाँ सर लिख तो सकते, ट्राई तो हाँ। कर तो सकते। बस उससे डेफिनेशन पूछ लेना कि भाई तुम्हारी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अगर उसने बोल दिया इनपुट रेस्ट्रिक्टेड तो उससे पूछ लेना भाई इनपुट का मतलब यही होता है कि जनरली इनपुट अपन किससे लेते हैं, रेड से, तो रेड से इनपुट लेना है, फ्रंट को अलाउ नहीं करना है। तो सर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, अच्छा मतलब जहाँ से इनपुट ले रहे वहीं से लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे। हाँ वहां से नहीं लेना। नहीं, वहीं से ही नहीं, लेना है। वहीं से लेना है, बट एक ही इनपुट जगह से रेस्ट्रिक्टेड लेना है। मतलब इनपुट में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो है तो वही सर चलने दो। इनपुट तो अपन रेयर से लेते हैं ना। इनपुट हाँ तो रेयर से तो ले रहे हैं, तो रेयर से रिस्ट्रिक्टेड तो मतलब कि केवल रेयर से लेंगे, अब फ्रंट से हाँ नहीं लेंगे। हाँ फ्रंट से क्रॉस कर रखा है, देखो मैंने यहाँ पे। हाँ अरे सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, उसमें कंफ्यूज मत हो, याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा कोई। पर अगर तुम्हारी किस्मत ऐसी ज़्यादा ही ख़राब हो गई कि ऐसा कुछ पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ खाली, बाकी आज तक न तो किसी के इंटरव्यू में एक्सपीरियंस में सुना है ना कुछ और सुना है ये, ओके सर। ठीक है। उसके बाद एक नाम तुमने ज़रूर सुना होगा, प्रायोरिटी। इसका नाम सुने, हाँ प्रायोरिटी क्यू। सो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू होता क्या है, कोई आइडिया है क्या कुछ? नहीं सर बस नाम सुना है। हाँ मैं सुना है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, प्रायोरिटी क्यू होता है कि आपको प्रायोरिटी सेट कर दी गई है। क्या कर दी गई है, मतलब जैसे तुम्हें प्रायोरिटी दे दी कि ये काम तुम्हें पहले करना है, ये काम बाद में करना है, मतलब तुम्हारी प्रायोरिटीज होती है ना कि देखो सबसे पहला काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरा तुम्हें प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ना है, वो भी तुम्हारी एक प्रायोरिटी है। तो प्लेसमेंट की प्रायोरिटी शायद तुम्हारे लिए ज़्यादा होगी, कॉलेज की प्रायोरिटी शायद कम होगी, सिर्फ ठीक है। प्रायोरिटी भी चेंज हो जाती है टाइम माता के। मंदिर जाने की प्रायोरिटी शायद कहीं बीच में होगी इन दोनों के,
और भी कोई प्रायोरिटी होगी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है, उसकी प्रायोरिटी किसी के जीवन में कम होती है, किसी के जीवन में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी को लगता है कि भाई मैं किसी के साथ पढ़ूंगा तो मज़ा आएगा, तो वो दोस्तों के साथ पढ़ने की प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ किसी पे का feeling नहीं होती कुछ है। फिक्स नहीं होता है, अपन खुद से प्रायोरिटी देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो जब भी तुम्हें काम मिलेंगे तो अगर उसके साथ तुम्हें प्रायोरिटी दे दी जाए, जैसे मैंने बोला प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, कॉलेज जाना तुम्हारी सेकंड प्रायोरिटी है, माता मंदिर पे घूमना थर्ड प्रायोरिटी है, मतलब भोपाल में घूमना थर्ड प्रायोरिटी है, और ये फोर्थ प्रायोरिटी है। तो तुम किस प्रायोरिटी में काम करोगे, तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले तुम्हें जो इस प्रायोरिटी पे काम करना है, इस पे करना है, इस पे करना है। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जैसे कुछ टास्क है, जैसे लेट्स से ABCDEFGHIJK, मतलब समझ लो इतने सारे टास्क तुम अपने पूरे दिन में करते हो। ठीक है, तो तुम सबको प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, कि ये टास्क मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी का है, ये सेकंड प्रायोरिटी का है, ये फोर्थ प्रायोरिटी का है, ये थर्ड प्रायोरिटी का है, ये सिक्स्थ प्रायोरिटी का है, ये फिफ्थ प्रायोरिटी का है, ये 10th प्रायोरिटी का है, और ये 9th का है, ये 8th का है, ये 7th का है। ये तुमने प्रायोरिटी दे दी, तो अब तुम्हारे पास डेफिनेशन क्लियर है कि सबसे पहले कौन सा काम करना है तुम्हें। बी वाला, बी वाला, उसके बाद ए वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। EF G ये प्रायोरिटी है। हाँ तो सर। प्रायोरिटी अपन ने निकाली कैसे इसकी, बताइए सर, उससे निकालिए। जो नंबर्स गिवन थे उसको किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया अपन ने, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि लोअर द नंबर हायर इज द प्रायोरिटी। अभी के केस में ये है, अपन क्या करके चल रहे हैं, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, मतलब 1 का मतलब वो फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी भी कर सकते हो, मतलब जिसका नंबर ज़्यादा है तुम उसको भी प्रायोरिटी दे सकते हो। मतलब प्रायोरिटी देने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सॉर्टिंग करनी पड़ेगी उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। हाँ सर। चलो अब देखो, अगर तुम्हें 1 से 10 तक नंबर दे देगा तो प्रायोरिटी में मतलब फिर तो कोई भी प्रायोरिटी हो जाएगी। ठीक है, और तुम कर सकते हो सॉर्टिंग, तुम्हें सिखा दूंगा उस दिन, तुम अपने आप कर लोगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब क्या होगा, आपको टास्क होंगे इक्वल प्रायोरिटी के भी टास्क होंगे। ठीक है, तो जैसे तुमने टास्क कंसिडर कर लिया वापस से ABCD। ठीक है, अब ए वाला टास्क है और अपन प्रायोरिटी अपन 3 ही लेवल पे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, मतलब उसके आगे नहीं ले जा रहे प्रायोरिटी। या अपन क्या कर रहे हैं, 3 लेवल पे कैटेगराइज करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नॉर्मल इम्पोर्टेंट और वेस्ट ऑफ द टाइम, 3 प्रायोरिटी पे डिवाइड कर रहे हैं अपन। ठीक है, सपोज तो समझ लो A और B टास्क है, इनकी प्रायोरिटी तुमने 1 दे दी कि ये तो टॉप मोस्ट के काम है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी 2 दे दी, इसकी 3 दे दी, इसकी वापस 2 दे दी, इसकी 1 दे दी। ठीक है, 2 3 2 2, ऐसे तुम कुछ भी प्रायोरिटी दे सकते हो, किसी भी काम की प्रायोरिटी तुम्हें गिवन होगी। अब एक बात बताओ, अब अगर तुम्हें प्रायोरिटी क्यों बनाना है तो कैसे बनाओगे तुम क्या बोलोगे कि सर 3 प्रायोरिटी क्यों बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, सबसे पहले तुम कहाँ जाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। इसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 तो किस में डाल दोगे, Q1 में डाल दिया। अगले की प्रायोरिटी क्या है, 1, इसको कहाँ डाल दोगे, इसको भी Q1 में। फिर अगले की प्रायोरिटी क्या आई, 2, तो उसको कहाँ डाल देंगे, Q2 में। ऐसे D को यहाँ डाल देंगे, E को यहाँ डाल देंगे, F को यहाँ डाल देंगे, G को यहाँ डाल देंगे, H को यहाँ डाल देंगे, I को यहाँ डाल देंगे और J को यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अभी अपन ने प्रायोरिटी किस लेवल पे डिसाइड करी है, सिर्फ 3 लेवल पे डिसाइड करी है। और सर, जैसे एक जैसे बार- एलिमेंट एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। A की प्रायोरिटी क्या है, एक
वन है तो उसमें फर्स्ट वाले में डाल दिया, इसकी वन है तो इसको भी यहाँ डाल दिया, इसकी वन टू है तो इसको यहाँ डाल दिया, इसकी थ्री है तो इसको यहाँ डाल दिया। बस हमने जिस जिस प्रायोरिटी के थे उसकी क्यू बना ली अलग अलग। ठीक है। हाँ हाँ सर। अब क्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर तुमसे मैं बोलूं कि सबसे पहले तुम कौन सा काम करोगे? ए। ए वाला। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन सा इंसर्ट हुआ था? ए। और उसके बाद कौन सा काम करोगे? बी। बी। उसके बाद कौन सा काम करोगे? एफ। देखो, अगर तुम नॉर्मल क्यू लेते तो उसके अंदर तुम्हारे लिए कौन सा काम होता करने के लिए? सी। बट अपन क्या ले रहे हैं? लेवल प्रायोरिटी क्यू। तो हाँ, प्रायोरिटी priority। जिसकी ज्यादा है उसके पहले सारे काम खत्म करेंगे अपन। हाँ। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? सबसे Q1 की ज्यादा है, तो पहले सारे के सारे किसके काम खत्म होंगे? Q1 के, फिर Q2 के, फिर Q2 के होंगे, और फिर Q3 के होंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि FIFO will happen but priority wise। हाँ। ठीक है, यहां तक समझ में है? हाँ सर। प्रायोरिटी क्यों होता क्या है वो समझ में आ गया? हाँ सर। अब ठीक है, मतलब हाँ, और क्या बता सकते हैं प्रायोरिटी क्यू के बारे में? फिर इसमें बस थ्योरी आती है क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चंस भी बनेंगे ना, मतलब रियल लाइफ में होते हैं क्वेश्चंस। जैसे क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछते होंगे क्या इंटरव्यू में? मतलब इतना ही तो समझा देना, वो समझ जाएगा कि तुम्हें प्रायोरिटी का क्यू का मतलब पता है, जो तुमने समझाया ना। व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू? अगर उसने तुमसे क्वेश्चन पूछा और तुमने ये एग्जांपल देके सब कुछ समझा दिया, तो उसको पता चल जाएगा कि तुम्हारा फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग है। ठीक है। और क्या हो सकता है प्रायोरिटी क्यू? बस यही होता है, देखो प्रायोरिटी क्यू, और तो कुछ नहीं होता। तो ये तुम खुद से कर सकते हो या इसका कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी? सर आप भेजना कोड, हम खुद से देख ले। सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें? प्रायोरिटी 3 क्यू बनानी है। प्रायोरिटी क्यू बनाने हैं। ठीक है। नॉर्मल उसके क्यू तो बाद बनाने हैं ये वाले तो। हाँ, 3 क्यू बनाने नॉर्मली, अभी तक एक बना रहे थे, अब 3 बनाएंगे। ठीक है। फिर अगर अपन को प्रायोरिटी गिवन, उस हिसाब से क्या करेंगे अपन? अगर उसकी प्रायोरिटी 1 है तो तुम कंडीशन लगा देना, इफ सपोज यहाँ पे क्यू ऑफ, मतलब ट्रेवर्स कर रहे हो जैसे ये दोनों है, हाँ। तो अगर इसकी प्रायोरिटी 1 आ जाती है तो किस में अपेंड कर दोगे? Q1 में। और अगर प्रायोरिटी 2 आ जाती है तो? Q2 में। और प्रायोरिटी 3 आ जाएगी तो किस में कर दोगे? 3 में। ठीक है। अगर और साइज क्या लोगे इसका, Q1 Q2 Q3 का? सर इसमें जो अपन को दे रखा होगा ना उससे ज्यादा तो इसकी सर साइज काउंट भी रख लेंगे ना साथ साथ में। मतलब जो अगर तुम्हें इसका साइज गिवन होगा तो उसके साइज का रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। सर जैसे अपन लूप तो ट्रैवर्स कर ही रहे हैं, तो 3 वेरिएबल बना लेंगे, तीनों जो ये अपन अपेंड करते जा रहे हैं तो काउंट भी बढ़ाते जाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। 3 वेरिएबल बनाते जा रहे हो, मतलब देखो इसमें दिक्कत क्या आएगी कि तुम्हें 6 वेरिएबल तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रंट और रेयर इसका भी होगा, हाँ फ्रंट और रेयर इसका भी होगा, और फ्रंट और रेयर इसका भी होगा। तो अगर Q1 में डालना है तो तुम्हें Q1 के इसको F1 R1 दे दो, इसको F2 R2 दे दो, इसको F3 R3 दे दिया। अगर तुम्हें Q1 में इंसर्ट करना है तो तुम क्या बोलोगे? R1 को इंक्रीज करोगे और फिर डेटा डालोगे। तो सर वैसे तो स्पेस खराब होगा ना, अगर अपन Q1 को पूरा तो इतनी अब साइज स्पेस खराब होगा तो, बट अपन को प्रायोरिटी भी तो डिसाइड करनी है ना, अपन को काम भी तो करना है ना उस हिसाब से। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट की प्रायोरिटी 1 हो। हाँ तो सर यही तो बोल रही हूँ मैं कि अगर जैसे 1 में अपेंड कर रहे हैं तो अच्छा, मतलब वो पहले ही करना पड़ेगा।
हाँ, समझ मतलब गई वो तो सर। अपन को पता नहीं है ना कि 2 प्रायोरिटी होगी या 3 होगी, मतलब 3 अपन फाइनली डिसाइड कर रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि सब मीडियम लेवल की प्रायोरिटी के काम हो, सब लो लेवल की प्रायोरिटी हो, सब हाई लेवल की प्रायोरिटी के काम हो। हाँ सर समझ गई। तो तुम्हें तो कोड पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? और ये कोड भी तुम्हें नहीं लिखना है, मतलब वैसे तो प्रैक्टिस मत करो भले, बस कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा जो 4 साल सीनियर होगा ना वो लिखेगा, अगर तुम्हें कंपनी में काम मिला ना ये कि प्रायोरिटी क्यू बनानी है, तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो बंदा लिखता है ऐसे कोड। फ्रेशर से कंपनी में भी नहीं लिखवाएंगे ऐसे कोड कि जहाँ प्रायोरिटी क्यू लग रही है। एक्चुअल में पता है प्रायोरिटी क्यू कहाँ लगती है? अगर एक वेबसाइट है उसमें 10 एपीआई कॉल हो रही होती है, तो कौन एपीआई सी एपीआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर डिपेंड करता है। एपीआई क्या होती है सर? एपीआई ऐसे समझ लो कि जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक ऐसे पूरी वेबसाइट है, ठीक है, सर यहाँ ऐसा पे कोई कुछ जरूरी है कि अपन को वो जिस चीज अगर कोडिंग से लेके जा रहे हैं तो वो वहाँ पे कोडिंग वाला काम ही कराएंगे अपन से? क्या। जैसे कंपनी कोडिंग के बेस पे लेके जाती है सभी, हाँ तो कोई जरूरी है वो कोडिंग वाला काम ही करवाएगी अपन से? यार, जनरली तो ऐसा होता है, मतलब कुछ भी करवा सकती है, वो डिपेंड करता है। जैसे हम 4 दोस्त हैं, तो मेरे को जैसे फुल स्टैक काम दे दिया उन्होंने, ठीक है, मेरे को क्या दिया है, पाइथन प्लस रिएक्ट, पाइथन ठीक है। प्लस? मेरा एक दोस्त है, 4 मिनट के हैं, उसको फुल स्टैक काम दिया है, पर वो सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मतलब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में डाल दिया उसको। तो वो 2 दिन तो वो पढ़ता है जावा, 2 दिन पढ़ता है पाइथन, और 2 दिन पढ़ता है रिएक्ट, 2 दिन पढ़ता है कोई नई टेक्नोलॉजी, 4 दिन पढ़ता है ये। उसको बस रिसर्च करनी होती है, वो कुछ पूरा सीख ही, मतलब पूरा डीप में नहीं करवाते उसको, कहते हैं कि ये रिसर्च, इस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करो। सर रिसर्च करनी आती नहीं हो सर? नहीं आती तो वो सिखाएंगे ना कैसे करते हैं रिसर्च, आती किसी को नहीं है। एक को दे दिया था हमारे में, क्या काम दिया था, मतलब एसआरई का काम होता है एक, और एक है क्यूए। सर सैलरी सबकी सेम ही है क्या? सैलरी सेम है पर काम अलग अलग है सबका, अच्छा। ठीक है। अब उसको एसआरई का काम दे दिया, मतलब वो ऐसे देखता है कि वेबसाइट कभी डाउन हो जाती है ना, हाँ। तो वो सारे काम इसको ये बंदा संभालता है कि वेबसाइट कब डाउन होती है, वेबसाइट में 1 लाख लोग आ जाते हैं तो कितना लोड होता है, नया सर्वर कैसे आप करते हैं, फलाना फलाना, जो सारे काम होते हैं वो एसआरई देखता है। तो सर वो तो सीखने पड़ते होंगे ना, पहले से तो कुछ नहीं आता होगा। हाँ, पहले से किसी को कुछ नहीं आता। और ये होता है टेस्टिंग का काम, मतलब जो भी तुम कोड लिख रहे हो, जैसे अपन तुम रन करते हो तो ऑटोमेटिक टेस्ट केस लिखे हुए होते हैं ना वहाँ पे, हाँ। तो ये वाला बंदा वो टेस्ट केस लिखता है। तो तुम जो भी कोड लिखोगे ना उसके पीछे टेस्ट केस लिखे जाएंगे, वो तुम नहीं लिखते। मतलब जनरली ऐसा होता है कि, मतलब वैसे तो खुद को ही लिखने चाहिए क्योंकि तुम्हारा कोड है, तो तुम्हें वो सारे टेस्ट केस लिखने चाहिए, मतलब वो रोज़ चेक होता है तुम्हारा कोड, मतलब वेबसाइट के ऊपर। तो ये बंदा क्या करता है, ये जो भी तुम कोड लिखोगे ना वो उस कोड पे रोज़ चलाएगा तुम ये टेस्ट केसेस, कि कुछ फटा तो नहीं, कुछ सारा अच्छे से काम कर रहा है ना, रोज़ चलाता है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ भी अच्छा। काम मिल सकता है। अब इससे ज़्यादा कुछ काम होते भी नहीं है, और हम चारों को चारों अलग अलग काम मिल गए, ठीक है। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बनाए। अपन को नहीं पता, अंजलि बोलती रहती है ना फुल स्टैक रिएक्ट ये वो, उससे मतलब सुना है। जैसा होता है वेबसाइट, एक तो वेबसाइट सामने से दिखती है, हाँ, और एक और एक उसके वेबसाइट का कोड लिखा हुआ होता है, तो बैक एंड तो सर डेवलपर वो इसमें कोड। आपको इसमें कोडिंग का तो कोई मतलब ही नहीं, इसमें तो पूरा वेब भी काम में आ रहा होगा। हाँ, वेब डी फुल स्टैक इज, अरे एवरीथिंग इज वेब डेवलप, मतलब वेब डी, ऐप डेवलपमेंट, ये दो ही होती है मेन। अब वेब डेवलपमेंट में तुम लॉजिक लिखते हो, वो कोडिंग के होते हैं। जैसे बैकएंड में तुम लॉजिक्स लिखते हो, जैसे बैकएंड में तुम फॉर लूप लगाओगे, बैकएंड में तुम हैश मैप यूज़ करते हो, ठीक है, वो होता है। और फ्रंट एंड में तुम कंपोनेंट्स लिखते हो कि कैसे कंपोनेंट दिखेगा, क्या तो दिखेगा। फिर अपन तो वहीं तक सोच सकते हैं जितने अपने ने प्रॉब्लम सॉल्व किए, जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, फिर क्या हाँ, तो मतलब वो अपने। उतने में तुम्हारा जीवन निकल जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। मतलब ऐसा है कि देखो, वैसे तो कंटिन्यू सीखना पड़ेगा, कोई एंड नहीं है यहाँ पे,
तुम्हें रोज़ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ रोज़ सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है। मतलब मेरा मैनेजर रोज़ मेरे को नई चीज़ें बोल देता है। वो बोलता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, तो उसके रोज़ नए एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगे। बोलेगा कि यार तुम्हें 1-2 महीने हो गए, अब तुम नई टेक्नोलॉजी सीख लो, अब तुम ये कर लो, अब तुम वो कर लो, अब तुम ये बना दो, वो बना दो, पता तो नहीं क्या कुछ भी बनवाएंगे वो तुमसे। खुद से ही सीखना पड़ेगा वो तो? हाँ, सब कुछ खुद से सीखना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है, मतलब फाउंडेशन अगर तुम्हारी क्लियर है, तो तुम सब कुछ सीख जाओगे। इट्स लाइक अगर तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी है तो उसकी नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए। फिर भले कितने भी फ्लोर की बिल्डिंग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोडिंग अपन जो सीख रहे हैं वो बेसिक, मतलब अपन बेस बना रहे हैं। ठीक है, बेस एक बार बन गया तो देन वी कैन कितना भी ऊपर जा सकते हो तुम। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो अपन कहाँ थे? क्या हाँ, है तो ये? देखो बैकएंड, अगर तुम्हें बैकएंड का काम मिला ना, तो उसमें तुम ये जो अपन कोड लिखते हैं ना, वो कोड लिखोगे। सर वो पहले से लिखे हुए हमसे क्यों लिखवा रहे हैं फिर? अरे यार, तो ऐसा है कि पहले से लिखे हुए तो तुम्हें नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? सर वो बात तो सही है, पर मैं तो पूछ रही हूँ कि अगर वो इतने पैसे देते हैं तो मतलब वो किस कुछ नया उनको मिल रहा हो तभी देते होंगे ना, ऐसे सेम चीज को कर रहे तो क्या? एक्चुअल में वो नए लोगों को इसलिए हायर करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी ये एक्चुअली यू डोंट नो योर लिमिटेशंस। ठीक है, तुम्हें ऐसा लग तुम ऐसे ही उठ पटांग, अगर जो जितना ज़्यादा फालतू के आइडियाज़ लाएगा ना, ऐसा कर लेते हैं अपन मैनेजर के सामने, उसको प्रमोशन मिल जाता है। तो फ्रेशर्स को वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। मतलब हाँ। कंपनीज फ्रेशर को क्यों हायर करती है कि वो उनसे 12 घंटे भी काम करवा लेगी। अपन क्या होते हैं, और अभी तो सीख रहे हैं, अभी कर लेते हैं काम। किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो 5 घंटे बाद बोलेगा भाई आज इतना ही करेंगे, चलो अब कल करेंगे। ठीक है, तो अपन ज़्यादा काम कर सकते हैं, मतलब एफिशिएंसी अपनी कम होती है। वो 4 घंटे में काम करता है, अपन को 14 घंटे लगते हैं सेम काम करने में। इतना फ़र्क होता है। जिसको 5 साल से काम कर रहा है वो 3-4 घंटे में पूरे दिन का काम निपटा देता है। बट फ्रेशर 14 घंटे करता है, वो ज़्यादा एनर्जी लगाता है। अब तुम्हें 5 साल से सपोज C++ ही आती है, ठीक है, तुम 10 साल C++ में काम कर रहे हो, 11वें साल तुम्हें आके कोई बोल दे पाइथन में कोड लिखो, तो तुम नहीं लिख पाओगे। तुम बोलोगे यार छोड़ो, मैं कंपनी बदल लेता हूँ, मैं C++ वाली ढूंढ लूँगा। बट एक फ्रेशर है, वो कुछ भी कर लेगा, उसको तो नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए होता है। तुम्हें भी यही है, अभी तुम्हें कोई बोल दे भाई 25 लाख का पैकेज है और तुम्हें QA का काम करवाएंगे, तुम्हें क्या कोई मतलब नहीं है, पैसे आना चाहिए। ठीक है, तो वो वाली सी बात होती है। तो जनरली इसलिए फ्रेशर्स को चांस दिया जाता है। फिर और थोड़ा दिन निकाले भी बाद फ्रेशर्स ही जाते हैं अगर कंपनी में घाटा हो रहा है तो। निकालते भी है सर? हाँ, रेसेशन जो तुम देख रहे हो। सर वो तो पुराने लोगों को निकाला है ना, फ्रेशर्स को थोड़ी किसने निकाला। कहा? पता नहीं, मेरे तो अपने दिमाग से बोला। सर फिर कहीं मैं इतना करके लगे फिर जो तुम्हें पता पड़ेगी अपन को ही बाहर कर देंगे। देखो प्राइवेट नौकरियों में यही होता है कि कफन बांध लिया तुमने। प्राइवेट नौकरी का मतलब होता है नो जॉब सिक्योरिटी। सर हम तो यही सोचते हैं बस अब प्लेसमेंट हो जाए, फिर कुछ नहीं। अगर बाहर कर देंगे तो फिर क्या सर होगा? गवर्नमेंट बता दो कोई, मैं तो वही कर लेती हूँ। हाँ, हाँ, अगर तो बाहर ही कुछ निकालेंगे एक्चुअल तो। में ऐसा है ना कि तुम एक IAS IPS की सैलरी से ज़्यादा तुम 2 साल में यहाँ कमा लोगे। मतलब प्राइवेट नौकरी में ऐसे दिक्कत नहीं है, मतलब कभी कभार दिक्कत आ जाती है। जैसे 2008 में रिसेशन आ गया था, तब बहुत लोगों की नौकरियाँ गई थी। 2015 में भी बोलते रिसेशन आया था। 2020 में कोविड आया था तो नौकरियाँ गई थी। 2022 और 2023 में तो तुम देख ही रहे हो, रिसेशन चल ही रहा है। मतलब सर नौकरी के अलावा भी कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। तो हर 5-7, हर देखो एवरेज देखो कितने साल पहले आया था, 8-9 साल में आया था। ये छोटा रिसेशन ही था, मान लो। ये कोविड के बाद में एक्सेप्शनली हाई सैलरी मिल गई लोगों को। 2021 में बहुत ज़्यादा सैलरीज दी थी, तो अब मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है, तो वापस से रिसेशन आ गया। अब 4-5 साल बाद वापस से उम्मीद है 2028 या 2029 में फिर से बोलेंगे रिसेशन आ गया। हमारे टाइम हमारे क्या टाइम, सबका टाइम आएगा, तुम स्पेशल थोड़ी ना।
उस टाइम हम फ्रेशर होंगे ना, 2025 में निकलेंगे यहाँ से, तो 8 तक 3 साल ही होंगे हमें तो। तो 3 साल में तो तुम सीख लोगे दुनिया भर की चीजें।